हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द पर्स सीरीज। इस सीरीज में टोटल 4 फिल्म्स हैं और 5वीं फिल्म 9 जुलाई 2021 को रिलीज होगी। इसकी एक टीवी सीरीज भी है जिसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में हम सिर्फ मूवीज ही कवर करने वाले हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले पार्ट से, जिसका नाम है द पर्ज। ये फिल्म आई थी 2013 में। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं जेम्स डिमोनिको। इसे प्रोड्यूस किया है जेसन ब्लम और माइकल बे ने, यानी कि ब्लम हाउस और प्लैटिनम ड्यून्स कंपनी ने। ये एक डिस्टोपियन एक्शन हॉरर फिल्म है और इस सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक और फैसिनेटिंग है। जैसे जैसे आप इसके बारे में जानोगे ये आपको और ज्यादा एंगेज करती जाएगी। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। सबको लगता है कि ये सिर्फ रैंडम मूवीज हैं, लेकिन ये सारी मूवीज आपस में कनेक्टेड हैं और मैं इस सीरीज में आपको यही बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड में हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से बात करेंगे और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। पर्ज का मतलब होता है छुटकारा पाना। मूवी के अकॉर्डिंग 2014 में जब अमेरिका में इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, यानी कि आर्थिक तंगी आ गई, तब एक नई पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट किया गया जिसका नाम है द न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसा। उस आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इस पार्टी ने एक लॉ पास किया जिसके मुताबिक हर साल पर्ज मनाया जाएगा, जिसमें 12 घंटों के लिए सारे क्राइम्स लीगल होंगे, इंक्लूडिंग मर्डर, रेप, रॉबरी और जितने भी क्राइम्स हैं वो सब 12 घंटों के लिए लीगल हो जाएंगे। पर्ज शुरू होता है हर साल 21 मार्च शाम 7 बजे से और ये 22 मार्च सुबह 7 बजे तक चलता है। इस बीच सारी इमरजेंसी सर्विस जैसे कि पुलिस, हॉस्पिटल्स और फायर डिपार्टमेंट बंद रहते हैं। इन 12 घंटों में अमेरिका का कोई भी नागरिक कोई भी क्राइम कर सकता है। हर एक क्राइम लीगल माना जाएगा। इसके सिर्फ 2 रूल्स हैं। कोई भी क्लास 4 से ऊपर के वेपन यूज नहीं कर सकता, जैसे कि आरपीजी, एक्सप्लोजिव्स या फिर मिसाइल लॉन्चर। और रैंक 10 के गवर्नमेंट ऑफिशियल इम्यून होंगे, यानी कि हाई रैंक वाले अधिकारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये इस सीरीज का कॉन्सेप्ट है और अब तक इसने आपको भी एंगेज कर लिया होगा। तो 2017 से पर्ज की शुरुआत हुई और इसके बाद हर साल पर्ज हुआ, जिसमें 2020 भी शामिल है। और अब हम आ जाते हैं 2022 में, जिस साल में ये मूवी बेस्ड है। बेसिकली ये मूवी फ्यूचर में बेस्ड थी, लेकिन हमें कोई खास फर्क नहीं लगेगा क्योंकि हम 2022 के बाद नजदीक हैं। तो 2022 के अमेरिका में बेरोजगारी सिर्फ 1% बची है, क्राइम बिल्कुल ही लो हो गए हैं और वायलेंस तो खत्म ही हो गई है। ये सब सिर्फ पर्ज की वजह से, जिसे बनाया द न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका ने। आज पर्ज का दिन है। हम देखते हैं जेम्स सैंडिन को। जेम्स की कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम बनाती है जो कि पर्ज की रात लोगों को सेफ रखते हैं। इस फ्यूचर में सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेम्स के पूरे नेबरहुड ने उससे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगवाए हैं, यानी कि पर्ज उसके लिए तो फायदेमंद ही है। 7 बजने से पहले वो अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर में है उसकी वाइफ मैरी, उसके बच्चे जोई और चार्ली। पर्ज शुरू होने ही वाला है। जेम्स मेक श्योर करता है कि उसकी फैमिली घर में ही है। अब उसकी पूरी फैमिली तो वहां पर है ही, लेकिन उसके घर में एक एक्स्ट्रा पर्सन भी है और वो है जोई का बॉयफ्रेंड हेनरी। उन दोनों का मिलना मना है क्योंकि जोई अभी अंडर एज है और हेनरी उससे काफी बड़ा है, इसलिए जेम्स ने उनका मिलना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। जैसे ही जेम्स घर पहुंचता है, हेनरी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे भी तो पर्ज शुरू होने से पहले अपने घर पहुंचना था। अब वो पूरी फैमिली एक साथ थी और पर्ज के लिए उनका प्लान ये है कि उन्हें सेफ रहना है, जैसे कि वो अब तक करते आ रहे हैं। वो अपने घर को सील कर देते हैं। उनका प्लान तो बहुत सिंपल है, लेकिन हर किसी का प्लान सेम नहीं है। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। 7 बज जाते हैं और लाउड सायरेंस के साथ पर्ज शुरू हो जाता है। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सब अपने घर में सेफ थे। ऐसा सिर्फ उन्हें लग रहा था। उनके घर में कोई और भी था और गैस करो कि वो कौन है। बिल्कुल सही, वो है हेनरी। लेकिन सवाल ये है कि जिस रात सारे क्राइम्स लीगल हैं, उस रात वो चोरी छुपे उनके घर में क्यों आया है? सब कुछ फुल एंड फाइनल करने। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जोई के डैड का मर्डर करने, क्योंकि वो उन्हें मिलने नहीं देता। अब ये आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप उस रियलिटी में होते तो ये आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद आपको ये रात दी है अपनी भड़ास निकालने के लिए। अब एक प्रॉब्लम तो जेम्स के सर पर आ चुकी थी, लेकिन अभी एक और आने वाली थी। उनके घर के बाहर एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। कोई उसके पीछे लगा था और ऑब्वियसली वो उसे मारना ही चाहता होगा। अब पर्ज भी एक तरह का फेस्टिवल है, इसलिए इसमें भी रिस्पेक्ट दिखाई जाती है और रिस्पेक्ट के तौर पर कोई भी किसी दूसरे के पर्ज के बीच में नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों को इसके बारे में क्या पता। चार्ली उस आदमी को देख लेता है और वो उसकी हेल्प किए बिना नहीं रह पाता। वो अपने हाउस को अनलॉक करके उसे अंदर ले लेता है।
आवाज सुनकर जेम्स जल्दी से भागता है और घर को फिर से लॉक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हेनरी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। जेम्स बैक फायर करता है और इस सब में नुकसान हेनरी का ही होता है, क्योंकि जेम्स को एक भी गोली नहीं लगती और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस शूटिंग के बीच में वो स्ट्रेंजर वहां से गायब हो गया था। जेम्स की एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, अब सिर्फ एक और बाकी है। ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनके दरवाजे पर एक गैंग पहुंच जाती है जिन्होंने बहुत ही वियर्ड मास्क पहने हुए थे। ये वही गैंग है जो स्ट्रेंजर के पीछे थी। उस गैंग का लीडर कहता है कि इन्हें वो स्ट्रेंजर वापस चाहिए, और वो भी जिंदा। उसे लेकर वो चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें स्ट्रेंजर नहीं मिलता तो वो उनके घर में घुसकर स्ट्रेंजर के साथ साथ उन सबको भी मार देंगे। इस लीडर को देखकर ही पता चल रहा है कि ये एक रिच किड है जिसे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अपने साथी को गोली मारकर वो ये बात प्रूव भी कर देता है, क्योंकि अगर वो अपने साथी को मार सकता है तो जेम्स की फैमिली क्या चीज है। वो उनके घर की पावर कट कर देते हैं और उनकी डेडलाइन स्टार्ट हो जाती है। उनके पास एक हैवी सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन जेम्स जानता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाएगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेम्स को स्ट्रेंजर को ढूंढना ही था। वो अपने काम पर लग जाता है। मैरी भी उसका साथ दे रही थी, लेकिन चार्ली अभी भी उनके अपोजिट था। वो स्ट्रेंजर को अपनी सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। एक बार फिर से उसने अपनी फैमिली की जान को खतरे में डाल दिया, क्योंकि जोई हेनरी की गन लेकर उसकी सीक्रेट जगह पर छुपने जाती है और वो स्ट्रेंजर इस मौके का फायदा उठा लेता है। यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था, फिर भी किसी तरह जेम्स उसे काबू कर लेता है। वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं और अब बस उसे बाहर भेजना था। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनमें और उस गैंग में क्या फर्क है। वो भी तो स्ट्रेंजर की डेथ का रीजन बनेंगे। यहाँ पर जेम्स अपने इरादे चेंज करता है और अपना प्लान भी। वो डिसाइड करता है कि उसे बाहर भेजने के बजाय वो उसे बचाएंगे, वो उस गैंग से फाइट बैक करेंगे। ये फैसला उसने ठीक टाइम पर लिया, क्योंकि उनकी डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। एक ट्रक की मदद से वो गैंग उनकी सिक्योरिटी प्लेट तोड़ देती है और उनके घर में एंटर हो जाती है। जेम्स उनके लिए रेडी था। बड़ी चालाकी से वो एक एक करके कई सारे गैंग मेंबर्स को मार देता है, लेकिन आखिर में उनका लीडर उसे स्टैब कर देता है। जेम्स के मरते ही उसकी फैमिली का अंत भी तय है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हम देखते हैं कि उनके नेबर्स गैंग मेंबर्स को मारते हुए उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। पूरी गैंग को खत्म करके वो जेम्स की फैमिली को बचा लेते हैं, लेकिन लीडर अभी भी जिंदा था। वो उस फैमिली का एंड करने ही वाला था, तभी जोई उसे भून देती है। यहाँ फाइनली वो पूरी गैंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस लगा है, और वो सैक्रिफाइस किया है जेम्स ने। जेम्स दम तोड़ देता है। उसने अपनी फैमिली के साथ साथ एक स्ट्रेंजर की जान बचा ली, और इसमें उसके नेबर्स ने भी हेल्प की। मैरी उन सबको थैंक्स बोलती है। इससे ज्यादा अच्छा एंड तो इस मूवी का हो ही नहीं सकता। सही टाइम पर आकर नेबर्स ने एक फैमिली की जान बचा ली, है ना। लेकिन इस फील की इस मूवी में कोई जगह नहीं है। जब अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। नेबर्स ने उस गैंग को इसलिए मारा ताकि वो उनके शिकार को ना मार पाए, यानी कि वो खुद उस फैमिली को मारना चाहते हैं। ये इसलिए क्योंकि उन सब ने जेम्स से सिक्योरिटी सिस्टम खरीदे हैं। उन्हें लगता है कि वो फैमिली उन सबके पैसों से ऐश कर रही है, और आज परफेक्ट टाइम है अपनी भड़ास निकालने का। आज वो उस फीलिंग से छुटकारा पाने वाले हैं जो ना जाने उन्हें कब से परेशान कर रही थी। वो अपनी गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं। तभी वहां पर वो स्ट्रेंजर पहुंच जाता है और उस फैमिली को बचा लेता है। यहाँ वो एहसान चुका रहा है। वो मैरी से पूछता है कि नेबर्स के साथ क्या करना है। नेबर्स मरने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन मैरी उन्हें नहीं मारती। सुबह के 7 बजने तक वो सब आराम से वहीं पर बैठते हैं। जैसे ही पर्च खत्म होता है, मैरी उन सबको अपने घर से दफा कर देती है। वो स्ट्रेंजर भी वहां से चला जाता है। उस फैमिली की वजह से वो बच पाया, और उसकी वजह से वो फैमिली बच पाई, और चार्ली की वजह से उसका डैड मर पाया। वो फैमिली बाहर के हालात देखती है, और हम कई सारे इमरजेंसी सायरन सुन पाते हैं, यानी कि पुलिस और मेडिकल टीम काम पर लग चुकी है। रेडियो के थ्रू में पता चलता है कि आज तक का सबसे सक्सेसफुल पर्ज रहा। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसी रिपोर्ट के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक और फैसिनेटिंग है। जब हम इसे सुनते हैं तो हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई लॉ सच में बन गया तो क्या क्या हो सकता है, और ये सीरीज हमें वही दिखाने वाली है। इस सीरीज को आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी के तौर पर भी देख सकते हो कि किसी रियलिटी में सच में ऐसा हो रहा है, और उस रियलिटी में अमेरिका नंबर 1 नेशन है, क्योंकि वहां पर कोई मेजर प्रॉब्लम बची ही नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई आदमी एक साल में 10 लोगों से दुश्मनी करता है तो वह एक ही रात में उन सबको मार सकता है। इसके लिए उसे कोई भी सजा नहीं होगी, और वो 10 भी ऐसा कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ 1 साल वेट करना है, जो कि वो आराम से कर लेंगे। अपने बर्थडे का भी तो करते ही हैं। कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट उन्हें एक दिन दे रही है सारे झगड़े निपटाने का, तो वो किसी और दिन झगड़ा करके जेल क्यों जाएंगे।
यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्राइम रेट कम हो जाता है, क्योंकि सारा क्राइम तो एक ही रात में होता है जिसे गिना नहीं जाता। वहीं अमीर लोग तो पर्स से बच जाते हैं, वो महंगे सिक्योरिटी सिस्टम खरीद लेते हैं जिससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो पर्स की रात मरता कौन है? गरीब लोग, जो सिक्योरिटी और गन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो सब मारे जाते हैं, जिससे बेरोजगारी और गरीबी भी खत्म हो जाती है। इसलिए उस रियलिटी में अमेरिका इतना एडवांस है क्योंकि उसमें अमीर लोगों का राज है। टैक्स पेयर्स टैक्स पे करते हैं और उनका टैक्स डेवलपमेंट में लगता है। वो एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम और वेपन्स खरीदते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है। और यही वहाँ के न्यू फाउंडिंग फादर्स चाहते थे। इसी सबको ध्यान में रखते हुए पर्च बनाया गया था। अब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई पर्च के साथ है, काफ़ी लोग इसके खिलाफ भी हैं, जिन्हें आप आगे देखोगे। तो यहाँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी तो मुझे भी यही लगा था कि शायद अमेरिका में ऐसा सच में कुछ होता होगा, क्योंकि उस वक्त अमेरिका नाम बहुत फैंसी लगता था। अमेरिका मतलब कि एकदम ओपन, वहाँ कुछ भी हो सकता है। उस वक्त 2G इंटरनेट चलता था और यूट्यूब का जरा भी ट्रेंड नहीं था, यानी कि इस मूवी के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मुझे इसके बारे में पता करना था। मैंने बहुत छानबीन की तो मुझे पता चला कि अमेरिका इतना भी एडवांस नहीं हुआ, वहाँ ऐसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंसेप्ट बिल्कुल फेक है। कई हजार सालों पहले एंशिएंट रोम में एक ऐसा फेस्टिवल मनाते थे जिसका नाम था सेटर्नेलिया। इस फेस्टिवल को एक हफ्ते तक मनाया जाता था और इसका सिर्फ एक ही रूल था कि इसमें कोई रूल नहीं था। एक हफ्ते के लिए सब कुछ लीगल था, लेकिन इस फिल्म का आइडिया वहाँ से नहीं लिया गया। इसके पीछे एक अलग स्टोरी है जिसे मैं फैक्ट्स में कवर करूंगा। तो अब सीधा फैक्ट्स की ही बात कर लेते हैं। इस मूवी का बजट था $3 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $89.3 मिलियन का, जो कि इसे बहुत सक्सेसफुल बनाता है। और ब्लम हाउस की यही खासियत है। इस फिल्म को शूट करने के लिए डायरेक्टर के पास सिर्फ 19 दिन और 2.7 मिलियन का बजट था, इसलिए पूरी फिल्म सिर्फ एक घर में ही बेस्ड है। इस फिल्म का आइडिया डायरेक्टर जेम्स डोमेनिको को एक रियल इंसिडेंट के वक्त आया था। वो अपनी वाइफ के साथ एक हाईवे से जा रहे थे, तभी एक ड्रंक ड्राइवर ने उनके सामने कट मारा, जिससे वो दोनों मरते मरते बचे। वहां पर उनकी वाइफ ने कहा था कि कितना अच्छा होता अगर साल में एक मर्डर फ्री होता। यहाँ से जेम्स को इस फिल्म का आइडिया आया था। जेम्स से पूछा गया था कि अगर कभी सच में पर्ज हुआ तो वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कनाडा में जाकर छुप जाएंगे। और ये सवाल मैं आप सबसे बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला। गैंग मास्क के लिए 100 अलग अलग मास्क को कंसीडर किया गया था। ईथन हॉक, जेसन ब्लम और जेम्स डिमोनिको के पुराने दोस्त हैं, इसलिए वो इस लो बजट मूवी में काम करने के लिए तैयार हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे कि इस मूवी के लिए उन्हें सिर्फ $3000 मिले थे, लेकिन क्योंकि जेसन ब्लम अपनी टीम को प्रॉफिट का परसेंटेज भी देते हैं, इसलिए बाद में ईथन को इतना पैसा मिला जो उन्हें पहले किसी भी फिल्म में नहीं मिला होगा। ये अच्छाई का इनाम है। गैंग के लीडर को शूटिंग से एक दिन पहले ही कास्ट किया गया था और उस गैंग में टोटल 8 मेंबर्स थे। जेम्स को हेनरी इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो जोई से एज में बड़ा था, जबकि रियल में जोई का रोल करने वाली एक्ट्रेस हेनरी का रोल करने वाले एक्टर से 1 साल बड़ी थी। पर्च के शुरू होने पर 6 साइरेंस बजे थे और खत्म होने पर 7। मैरी और जोई का रोल करने वाली एक्ट्रेसेस अलग अलग शो में क्वीन का रोल प्ले कर चुकी हैं। मैरी गेम ऑफ थ्रोन्स में और जोई रीन में। पर्च हर साल मार्च 21 को मनाया जाता है। अगर हम इसे नंबर्स में देखें तो ये 3, 2, 1 बनाता है, यानी कि काउंटडाउन। इस मूवी में पहले कुछ बड़े चेंजेस थे। पहले हेनरी की जगह जोई जेम्स को मारने वाली थी, लेकिन स्टूडियो ने इस आइडिया से मना कर दिया, इसलिए हेनरी के पार्ट को दोबारा लिखा गया। इस सीरीज में जेम्स की फैमिली और उस गैंग का पहला और आखिरी अपीयरेंस है। जी हाँ, ये लोग हमें आगे की मूवीज में नहीं दिखने वाले, क्योंकि दिखाने के लिए पहले ही बहुत कुछ है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा फर्स्ट पसंद आए तो इसे लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक साल में एक बार ना पहुंचे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ ऐसे जानने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।